अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 9, सर्कुलेटरी रिस्पॉन्सेज टू एक्सरसाइज। तो इस चैप्टर में जो है पहले स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और जो भी चीज़ें हैं वो हम लोगों को रटी हुई हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक ओवरव्यू है। चैप्टर देखने में लेंथी है लेकिन इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने पहले ना पढ़ी हो। ठीक है, ये मेरा ख्याल अभी तक का सबसे सिंपल चैप्टर, और ये बेसिक्स हैं जो आपको रटी हुई हैं, आपको याद भी नहीं करने पड़ेंगी दोबारा। सबसे पहले ये है कि प्राइमरी पर्पस क्या है हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम का। हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो प्राइमरी पर्पसेस हैं वो ये हैं कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करना, ठीक है, वेस्ट को बॉडी टिश्यू से रिमूव करना, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना और टेम्परेचर रेगुलेशन करना। ठीक है, ये जो चार हैं ये उसके प्राइमरी पर्पसेस हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है पीछे एक्सरसाइज में। ठीक है, उसके बाद ये है कि जो एक्सरसाइज जो है वो आपके ब्लड फ्लो के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान जो आपका ब्लड फ्लो है वो कैसे मैनेज होता है। वो होता है दो तरीक़ों से। एक होता है कि आपकी कार्डियक आउटपुट बढ़ा दी जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो ब्लड है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, कि जो आपके मसल्स एक्टिव हैं, यानी कि उस वक्त स्केलेटल मसल्स एक्टिव होते हैं ना, तो उनको ब्लड बढ़ा दिया जाए। और जो इनएक्टिव होते हैं आपके ऑर्गन्स होते हैं जिनको अभी ब्लड की ज़रूरत नहीं है, लाइक GIT है वगैरह, जितने भी अदर ऑर्गन्स हैं उनको ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत नहीं है, तो आप वहाँ से ब्लड निकाल के दूसरी तरफ, क्योंकि ब्लड की अमाउंट नहीं बढ़ने लगी, एक्सरसाइज हो रही है, ब्लड उतना ही है, तो ब्लड की रीडिस्ट्रीब्यूशन होनी है कि जहाँ ब्लड ज़्यादा दिया जा रहा है वहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ से लेके जहाँ ज़रूरत है वहाँ दे दो, ठीक है। और दूसरा कार्डियक आउटपुट बढ़ा दो। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हार्ट होता है जो कि पंप है, जिसने प्रेशर जनरेट करना है और ब्लड को आगे पहुँचाना है। फिर आर्टरीज़ होती हैं, आर्टरीज़ ब्लड लेके जाती हैं आपके पूरे सर्कुलेशन में, यानी पूरे बॉडी के अंदर ब्लड जाता है आर्टरीज़ के थ्रू। और वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं आपके हार्ट के अंदर। आर्टीरियोल्स होती हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है ये। आर्टरीज़ का अगला लेवल आर्टीरियोल्स होता है। देन आर्टीरियोल से ब्लड जाता है कैपिलरीज़ के अंदर। कैपिलरीज़ होता है सबसे स्मॉलेस्ट जो ब्लड वेसल होती है वो कैपिलरीज़ होती है। इस लेवल पे जाके जो ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और न्यूट्रिएंट्स का, और जितने भी एक्सचेंज वगैरह होते हैं मसल्स के साथ, जिस भी ऑर्गन के साथ जाएंगे, वो कैपिलरी लेवल पे होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं वेन्यूल्स। वेन्यूल्स जो होती हैं ये बैक लेकर आती हैं, फिर कैपिलरी से आगे वेन्यूल्स होती हैं, वेन्यूल्स ब्लड लेकर आती हैं, फिर वो वीनस, फिर आगे वेन्यूल्स वीन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर ये वेन्स आगे वीना कावा में चली जाती हैं और फिर वीना कावा ब्लड राइट हार्ट में फेंक देती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, बल्कि आपको पता है। देन स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट में आपको पता ही है लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू उसका ज़रूरी है, ठीक है। ये है आपकी सुपीरियर वेना कावा, ये है इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। यहाँ से ब्लड आता है आपके राइट एट्रिया के अंदर। राइट एट्रिया जो है यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड चला जाता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल के अंदर ये जो हैं ये फाइबर्स जो हैं ये परकिंजी फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो मसल्स हैं ये पैपिलरी मसल्स हैं। तो यहाँ से ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर आ गया, वेंट्रिकल से ब्लड ने जाना होता है राइट साइड है ना, तो यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर। सो ये लेफ़्ट साइड वाले लंग के अंदर लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी ले जाएगी, राइट साइड वाले लंग की तरफ राइट पल्मोनरी आर्टरी। अब आर्टरी का आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर यही आर्टरीज़ हैं, पल्मोनरी आर्टरीज़ हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं, और जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड। बाकी जो आपको सारी बॉडी के अंदर जो वेन्स होती हैं उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ पल्मोनरी वेन्स हैं जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। और इसी तरह आर्टरीज़ का सीन है, पल्मोनरी आर्टरीज़ का। देन यहाँ से लंग्स के अंदर ब्लड चला जाएगा। जब लंग से ब्लड वापस आना है तो यहाँ से ये देखें, यहाँ से आपकी जो यहाँ लेफ़्ट पल्मोनरी वेन्स हैं, यहाँ पे राइट पल्मोनरी वेन्स हैं, ठीक है। ये ब्लड दोनों लेके आती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। एट्रिया से बाइकस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व से आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वाल्व के थ्रू आपकी एओर्टा में ब्लड चला जाता है। एओर्टा पूरी सर्कुलेशन को ब्लड दे देती है। तो अभी हमने 4 वाल्व पढ़े हैं। ये ट्राइकस्पिड वाल्व है जो राइट साइड पे होता है, AV वाल्व है ये, और बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट साइड पे होता है, ये भी AV वाल्व, AV यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होता है। पल्मोनरी वाल्व होता है जो पल्मोनरी सर्कुलेशन में लेकर जाएगा, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में लेके जाने वाला जो है ये है एओर्टिक वाल्व जो एओर्टा में लेके जाएगा ब्लड, ठीक है। ये ओवरव्यू था स्ट्रक्चर का। देन 2 सर्किट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक है पल्मोनरी सर्किट एक है, और दूसरा है सिस्टमिक सर्किट। पल्मोनरी सर्किट वो है जो कि ब्लड लेके जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर, यानी पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर, ठीक है। राइट हार्ट जो है वो सारी सप्लाई देता है आपके पल्मोनरी सर्किट को, और जो लेफ्ट हार्ट है वो आपके सिस्टमिक सर्किट को। और सिस्टमिक सर्किट में क्या आ जाता है आपकी पूरी बॉडी, ठीक है, एक्सेप्ट लंग्स।
उसके बाद आ जाती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम की 3 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर को कहते हैं एपिकार्डियम, मिडल लेयर को मायोकार्डियम, इनर लेयर को एंडोकार्डियम। ठीक है, मायोकार्डियम जो होती है उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसको अपनी ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलेगी। राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज इसको ब्लड सप्लाई देती हैं। हमारा जो हार्ट है उसकी ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरीज है। ठीक है, तो मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई कौन दे रहा है? कोरोनरी आर्टरीज, राइट और लेफ्ट। इवन एट द रेस्ट द हार्ट हैज़ अ हाई डिमांड फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। के हार्ट ने बेशक आप रेस्ट पे हो, बेशक आप एक्सरसाइज पे हो, लेकिन हार्ट की जो ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की डिमांड है वो हमेशा हाई रहती है, क्योंकि उसके लिए रेस्ट का कोई भी पीरियड नहीं है। ठीक है, कोरोनरी ब्लड फ्लो जब डिस्टर्ब हो जाता है, ये कम हो जाता है, तो क्या होता है कि जब हार्ट को खुद ब्लड नहीं मिलेगा, आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पता है कि अगर ये ब्लड ना मिले हार्ट को खुद, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि सेल्स जो होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और अगर ये प्रोलॉन्ग पीरियड पर रहे तो सेल डेथ होना शुरू हो जाती है, जिसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। तो अगर नेक्रोसिस हो गई है तो इस कंडीशन को, जब हार्ट के सेल्स की नेक्रोसिस हो तो उसको हम हार्ट अटैक कह देते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है। ठीक है, जब हार्ट का अपना ही टिश्यू डैमेज हो गया है तो फिर आगे से हार्ट अटैक ही है ना। तो ये जो आपकी हार्ट की जो 3 लेयर्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल पता होनी चाहिए कि एपिकार्डियम जो होती है सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ये सीरस होती है। ठीक है, इसके अंदर ब्लड भी है, कैपिलरीज भी हैं, ब्लड कैपिलरीज भी हैं, लिम्फ कैपिलरीज भी हैं और नर्व फाइबर्स भी हैं। ठीक है, और इसका काम है लुब्रिकेटिव। ठीक है, दूसरा है मायोकार्डियम जो कि मिडल लेयर होती है, ये मसल टिश्यू है। मायो वर्ड जो है, मायो बता रहा है मसल है। ठीक है, इसके अंदर भी ब्लड, लिम्फ और नर्व फाइबर्स होते हैं और इसका काम है मसल कॉन्ट्रैक्शन देना। मायो है ना, इसके अंदर मसल टिश्यूज होते हैं। जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है वो मसल्स की वजह से करता है, तो ये मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प आउट करती है जब हार्ट ने ब्लड इजेक्ट करना होता है। देन एंडोकार्डियम होती है, एंडोथीलियल टिश्यू से बनी हुई है। ठीक है, सब एंडोथीलियल लेयर है जो कि इलास्टिक एंड कोलेजनस फाइबर से बनी हुई है। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव इनर लाइनिंग है। उसके बाद आ जाता है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में आपको पता है सिस्टोल क्या होता है, कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है उस पीरियड को हम सिस्टोल कह देते हैं, रिलैक्सेशन पीरियड को हम डायस्टोल कह देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रेस्ट के पीरियड जब आपकी हार्ट रेट जो है तकरीबन 75 बीट्स पर मिनट है। ठीक है, आपका डायस्टोल लंबा होता है और सिस्टोल छोटा होता है। ठीक है, टोटल जो कार्डियक साइकिल है आपका 0.8 सेकेंड्स का होता है, 0.3 की सिस्टोल है और डायस्टोल जो होती है 0.5 सेकेंड्स की होती है। लेकिन जब हैवी एक्सरसाइज हो गई है, हार्ट रेट देखें अप टू 180 बीट्स पर मिनट तक चला गया है, तो आपके दोनों सिस्टोल और डायस्टोल छोटे हो जाते हैं। ठीक है, और कार्डियक साइकिल जो है वो देखें 0.2 सेकेंड्स का सिस्टोल है, 0.13 तकरीबन 0.33 सेकेंड्स का एक कार्डियक साइकिल जा रहा है। ठीक है, सो ये हैवी एक्सरसाइज में इस तरह होता है कि दोनों का ड्यूरेशन कम हो जाता है, लेकिन रेस्ट के अंदर डायस्टोल का ड्यूरेशन ज़्यादा होता है और सिस्टोल का ड्यूरेशन कम होता है। उसके बाद है प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल, कि जब आपके कार्डियक साइकिल के अंदर प्रेशर चेंजेस कैसे आते हैं, कि जब एट्रिया रिलैक्स होता है। जब एट्रिया रिलैक्स होता है तो क्या होता है कि एट्रिया में फीलिंग हो रही होती है, एट्रिया का प्रेशर कम है। जब भी प्रेशर कम होगा तो इसके अंदर फीलिंग होगी। ठीक है, तो 70% जो ब्लड है एट्रिया के अंदर आता है वो डायरेक्टली आ जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर। एट्रिया पहले रिलैक्स करते हैं, खुद को फिल करते हैं। ठीक है, जब रिलैक्स कर रहे थे उनका प्रेशर कम था। ठीक है, हम एक असूल होता है कि कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है। ठीक है, तो एट्रिया जब रिलैक्स करते हैं इनका प्रेशर कम होता है तो इनके अंदर ब्लड आता है। ठीक है, जब ये फिल हो जाता है इनका प्रेशर हाई हो जाता है। जब इनका प्रेशर हाई हो गया, नीचे वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनका प्रेशर कम है। अब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड जो है 70% तो ऊपर से जैसे ही एवी वाल्व खुलेगा ब्लड गिर जाएगा नीचे, 70% वैसे ही गिर जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे जो है प्रेशर कम था, वेंट्रिकल्स में प्रेशर ही इतना है ही नहीं है। ठीक है, और जो बाकी 30% ब्लड है वो फोर्स के थ्रू जाएगा कि आपका जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर वो बाकी ब्लड भेजेगा। क्योंकि अब नीचे भी प्रेशर बढ़ गया था। ठीक है, बेशक कम था, एट्रिया से कम था, लेकिन प्रेशर बढ़ गया था पहले की निस्बत जो था, इसलिए हमें फोर्स लगानी पड़ी। एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर ब्लड गया आगे। ठीक है, और इस तरह जब आगे ब्लड चला जाता है फिर वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं। दैन वेंट्रिकल्स को आगे ब्लड भेजने के लिए पल्मोनरी सर्किट में भेज रहा है या वो सिस्टमिक सर्किट में भेज रहा है। तो जो पल्मोनरी आर्टरी है या एओर्टा है उसका प्रेशर अगर वेंट्रिकल से कम होगा तो आगे ब्लड जाएगा ना। ठीक है, हाई टू लो जाता है, लो टू हाई नहीं आ सकता, तो उसका प्रेशर कम होता है तो फिर आपका ब्लड जो होता है वेंट्रिकल से चला जाता है सिस्टमिक या पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर। और इस दौरान 2 हार्ट साउंड्स जो होती हैं प्रोड्यूस होती हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब आपके दोनों एवी वाल्व्स जो होते हैं वो बंद होते हैं। ठीक है, और सेकंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब आपका एओर्टिक या पल्मोनरी वाल्व जो होता है वो बंद होता है। ठीक है, ये दोनों वाल्व एक साथ बंद होते हैं और जो दोनों एवी वाल्व होते हैं वो एक साथ बंद होते हैं। तो इस तरह आपकी फ़र्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड बनती है।
यहाँ पर एक उन्होंने क्लिनिकल एप्लीकेशन लिखी है कि एक्सरसाइज की ट्रेनिंग जो है आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। एक्सरसाइज को उन्होंने कहा कार्डियो प्रोटेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि जो बंदे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, ये अनट्रेंड बंदे हैं, ये ट्रेंड बंदे हैं। अनट्रेंड बंदों में जो कार्डियक इंजरी के चांसेस थे वो देखें वो कितने ज़्यादा हैं, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के रेट्स बहुत ज़्यादा थे, और ट्रेंड बंदों में जो है वो काफ़ी कम थे। मेरा लाइट था इसलिए मैंने खुद इसको डार्क कर लिया। तो ये क्यों, क्या ऐसी चेंजेस आती हैं एक्सरसाइज के अंदर कि आपका जो कार्डियक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है उसके चांसेस इतने कम हो गए हैं अनट्रेंड बंदों से? दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका जो पोटेशियम चैनल है एटीपी सेंसिटिव वो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपकी हार्ट की एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी। एंटीऑक्सीडेंट्स आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स को डैमेज कर देते हैं। प्रोटीन्स क्या है? आपकी एक्टिन मायोसिन है वो। तो ये प्रोटीन्स अगर डैमेज हो जाएंगे, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, इश्यूज आते हैं, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि आपका हार्ट जो है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है, ठीक है, स्लोली इस तरफ चला जाता है। तो अगर आपके हार्ट की एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी इम्प्रूव्ड है ना, ये बनेंगे मतलब जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं ये उनके असर को ख़त्म करेंगे, ठीक है, तो जो है ये प्रोटीन डैमेज नहीं होगी और आपका हार्ट जो है वो इफेक्टिवली अपना काम करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ है आपके पोटेशियम चैनल। पोटेशियम आपको पता है रिपोलराइजेशन कराता है। जब भी आपको टैकीकार्डिया होता है या फिब्रिलेशन की तरफ जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, तो आपको क्या होता है कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन उसको रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है। रिलैक्सेशन कराने वाली चीज़ क्या आती है? रिपोलराइजेशन कराने वाली पोटेशियम चैनल था, ठीक है। अगर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि पोटेशियम चैनल जो होता है ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये पोटेशियम चैनल जो है ट्रेनिंग की वजह से ये पोटेशियम चैनल जो होता है ये इसका फंक्शन इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। हार्ट प्रॉपर अपनी रिलैक्सेशन करता है, प्रॉपर फीलिंग करता है, देन प्रॉपर आगे जाता है, ब्लड आगे जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इंप्रूव करती है एक्सरसाइज। उससे क्या होता है कि जो कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज़ या जो भी कार्डियक इश्यूज़ होते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, उसके चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपको पता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका 120/80 होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो कैसे जनरेट होता है? एज ब्लड इज इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जैसे ही सिस्टोल होता है और आपका वेंट्रिकल्स ब्लड इजेक्ट करते हैं, बेशक वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया है, पल्मोनरी में गया है, सो वो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन से जो प्रेशर बनता है वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। और रिलैक्सेशन जो होती है, जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है, उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जो इन दोनों का डिफरेंस है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का, उसको हम कहते हैं पल्स प्रेशर। उसके बाद मेजरमेंट है आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की, कैसे चेक करते हैं आपको पता है, क्रोटोकोफ साउंड कम आती है। आपने सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे लेना है, डायस्टोलिक कैसे लेना है, अगर किसी को नहीं पता वो यहाँ से रीड कर ले, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर क्या होता है कि पूरे कार्डियक साइकिल के अंदर जो एवरेज प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं, मीन है ना आर्टीरियल प्रेशर का, ठीक है। तो एवरेज पूरे कार्डियक साइकिल का जो प्रेशर होता है वो मीन आर्टीरियल प्रेशर है। मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिटर्मिन्स द रेट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द सिस्टमिक सर्किट, कि सिस्टमिक सर्किट में किस स्पीड से ब्लड जा रहा है, उससे ये आपके मीन आर्टीरियल प्रेशर से पता चल जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन आर्टीरियल प्रेशर का फॉर्मूला है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 0.33 पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या था? डायस्टोलिक और सिस्टोलिक का डिफरेंस को कहते हैं। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन कह देते हैं। 140/90 से ज़्यादा हो तो वो हाइपरटेंशन में आ जाती है। हाइपरटेंशन दो तरह की होती है, प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी। प्राइमरी होती है जिसकी कोई वजह नहीं होती, ठीक है, एजिंग के साथ हो सकती है या अपने आप होगी, इसको कॉजिंग फैक्टर कोई नहीं है। लेकिन सेकेंडरी होती है किसी डिजीज़ की वजह से हो सकती है, लाइक कोई ड्रग्स वगैरह आप ऐसे यूज़ करें या किसी वजह से हुई है, ठीक है, उसका कॉजिंग फैक्टर कुछ था। 95% जो होती है प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है, और बाकी जो होती है वो सेकेंडरी होती है, किसी चीज़ की वजह से हो जाती है आपको। देन हाइपरटेंशन की वजह से जो रिस्क आपकी बॉडी को फेस करना पड़ते हैं वो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो सकती है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, किडनी डैमेज हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। आपका जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है ये फार्मूला से देखेंगे, मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, कार्डियक आउटपुट पर, टोटल वैस्कुलर रेजिस्टेंस पे, ठीक है, कि जितनी कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगी उतना आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ है टोटल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, जितनी ज़्यादा होगी उतना प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो ब्लड प्रेशर कैसे इंक्रीज़ होता है? डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अगर ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, आपकी पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा है ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा है, हार्ट रेट ज़्यादा है या स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा है। सब जो फैक्टर्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने में रोल प्ले करते हैं। आई गेस ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है।
उसके बाद जो आपका ब्लड प्रेशर है उसकी रेगुलेशन का आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म रेगुलेशन कौन करता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और लॉन्ग टर्म रेगुलेशन कौन कर रहा है, आपकी किडनीज। ठीक है। प्रेशर रिसेप्टर्स जो होते हैं, बैरो रिसेप्टर्स, आपकी आर्टरीज़, कैरोटिड आर्टरीज़ के अंदर और एओर्टा के अंदर लगे होते हैं। ठीक है। जब भी आपका प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, ये प्रेशर में चेंजेस के लिए सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, मैसेज आता है कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में पड़ा हुआ है। ठीक है। इसने क्या करना है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम कर देना है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती है। ठीक है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। जब सिंपैथेटिक फाइट एंड फ्लाइट वाली एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो फाइट एंड फ्लाइट में आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है ना, तो कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल सेंटर क्या करेगा कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम कराएगा। ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होगी तो कार्डियक आउटपुट कम होगी, कार्डियक आउटपुट जो है उसके साथ साथ वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी, सो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। जैसे ही आपका ये ब्लड प्रेशर कम हो गया है, आपके बैरो रिसेप्टर्स जो हैं उन्होंने मैसेज भेजना छोड़ दिया है। ठीक है। ज़्यादा ही कम हो गया है। ठीक है। तो इनकी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, तो फिर मैसेज आएगा, आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो क्या करेगा कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को थोड़ा सा, आउटपुट को थोड़ा इंक्रीज़ करेगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया तो उस वक्त क्या होता है कि जो आपके बैरो रिसेप्टर्स हैं उनमें रिडक्शन हो जाती है उनकी एक्टिविटी के अंदर, तो फिर सिंपैथेटिक आउटफ्लो जो होता है उसको इंक्रीज़ किया जाता है, तो आपका ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल लेके आ जाता है। ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म रेगुलेशन जो है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा होता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट के ये 4 स्टेप्स हैं। ठीक है। ये आपने रीड कर लेना है, मैं बता रही हूँ उसको साथ साथ के। सबसे पहले जो आपका है एस ए नोड, इसको हम पेस मेकर कहते हैं। इसने जनरेट करना होता है एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। इसने जनरेट करके क्या करना होता है, डीपोलराइज कराने आपके एट्रियाज, राइट और लेफ्ट दोनों। ठीक है। यहाँ से जब ये डीपोलराइजेशन हो जाती है और ये एक्शन पोटेंशियल पहुँच गया एवी नोड तक, एवी नोड ने क्या करना है, सेकेंड स्टेप पे इसने सेप्टम में भेजनी है। ठीक है। इम्पल्सिस। अब ये एक्शन पोटेंशियल एस ए नोड से एवी नोड में, एवी नोड से कहाँ जा रहा है, सेप्टम के अंदर। ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। ठीक है। जो कि दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान है, यहाँ से सेप्टम के अंदर जाएगा। ठीक है। और एपेक्स तक पहुँच गया है। ठीक है। अब क्या होगा कि ये डिवाइड हो जाएगा लेफ़्ट और राइट बंडल ब्रांचेस के अंदर। ठीक है। राइट और लेफ़्ट बंडल ब्रांचेस में चला जाता है। राइट और लेफ़्ट बंडल ब्रांचेस क्या करती हैं कि सप्लाई दे देती हैं आपके परकिंजी फाइबर्स और जो हैं पैपिलरी मसल्स को। पैपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और अपना एक्शन करते हैं। ठीक है। तो ये आपके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। स्टार्ट कहाँ से हुई थी, एस ए नोड से। एस ए नोड से एवी नोड में, एवी नोड से आपके सेप्टम में, सेप्टम से आपके राइट और लेफ़्ट बंडल ब्रांच और साथ ये एपेक्स में जाएगी, और फिर यहाँ से जो है सप्लाई चली जाएगी आपके पैपिलरी मसल्स को। और इसके बाद आ जाता है डायग्नोस्टिक यूज़ ऑफ ईसीजी। ईसीजी जो होती है, आपने जब भी किसी एक्सरसाइज या कोई प्रोग्राम सेट करना होता है, तो सबसे पहले हम उस बंदे को, कोई भी बंदा हमारे पास आता है, हम उसका स्ट्रेस टेस्ट लेते हैं। स्ट्रेस टेस्ट में क्या होता है कि उसके साथ एक्सरसाइज कराते हैं और साथ साथ उसकी ईसीजी वगैरह चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा उसका ब्लड प्रेशर जो है वो चेंजेस क्या आ रही हैं, कार्डियक आउटपुट क्या है, और क्या उसके लिए एक्सरसाइज फिजिबल है, यानी आपने एक्सरसाइज प्रेस्क्राइब करनी है उससे पहले। अगर उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है या कोई इशू है तो आपको इसी से पता चल जाएगा कि क्या वो एक्सरसाइज करने के काबिल है या नहीं। एक चीज़ होती है एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस का आपको पता है कि आपकी जो वेसल्स होती हैं उनके अंदर फैट जमा हो जाती है। ठीक है। वेसल्स का वॉल्यूम कम हो जाता है। ल्यूमन जब छोटा हो जाता है तो फिर नॉर्मल रेस्टिंग वैल्यू के अंदर तो वो आपकी डिमांड पूरी कर रहा है। ठीक है। लेकिन जब आप डिमांड बढ़ाते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो फिर ये डिमांड पूरी नहीं कर पाता। ठीक है। तो इससे ये जो चीज़ है ये आपको एथीरोस्क्लेरोसिस आपको ईसीजी से पता चल जाएगी। ठीक है। ईसीजी का एक तो यूज़ ये आ गया। दूसरा इसका यूज़ क्या है कि आप ग्रेडेड एक्सरसाइज जब टेस्ट्स करते हैं, ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 15 में ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट पढ़े हैं कि ग्रेड्स में कराते हैं, डिफरेंट स्टेप्स में कराते हैं। तो ग्रेडेड एक्सरसाइज टेस्ट के साथ आप अगर ईसीजी करो तो उसको आप स्ट्रेस टेस्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हो। तीसरी चीज़ ये है कि जब आपको एसटी सेगमेंट देखें, नॉर्मल एसटी सेगमेंट होता है ये, ठीक है, लेकिन अगर आपको ये डिप्रेस्ड मिला है, इसका क्या मतलब हो सकता है कि कोई ना कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है। ठीक है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ को ये शो करेगा और इसकी वजह से आपको एडिशनल डायग्नोसिस वगैरह बाद में करना पड़ेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि ईसीजी जो होती है आपकी, ये डायग्नोसिस में यूज़ होती है। ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। जब आपने एक्सरसाइज करनी है तो आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी ईसीजी के अंदर। अगर ये ईसीजी नॉर्मल है तो आप एक्सरसाइज कराते हो, अगर नहीं नॉर्मल तो आप नहीं कराते हैं। फिर यहाँ पर ये समरी है, ये आप लोग करेंगे। समरी सेम ही है जो हमने पीछे पढ़ा है ना। उसके बाद आप लोगों को ईसीजी तो बहुत अच्छे से याद होगी। ठीक है। पी वेव जो होती है वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होती है, देन इसको पीआर इंटरवल कहते हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो ये है। ठीक है। ये वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होती है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर। देन रीपोलराइजेशन वाली टी वेव होती है। तो ये पी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी जो होते हैं ये आपको सबको पता है। पीआर इंटरवल क्या होता है, क्यू टी इंटरवल। तो एक बार अगर देख लेंगे तो बेहतर है।
और ये पूरा जो एक साइकिल होता है ये 0.8 सेकेंड्स का होता है, ठीक है। कार्डिक आउटपुट जो कार्डिक साइकिल है 0.8 सेकेंड्स का होता है, ठीक है। उसके बाद रहती है कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, आपके हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, एक चैप्टर था पता नहीं अब वो VO2 मैक्स वाला जो चैप्टर है उसके अंदर हम इसे डिटेल से पढ़ चुके हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम पे और हार्ट रेट पे डिपेंड करती है कार्डिक आउटपुट, ठीक है। अब उसके अलावा जो है आपकी ये डिपेंड किस पे कर रही है, जेंडर डिफरेंसेस पे, ठीक है, और ट्रेनिंग स्टेट पे कि आप किस तरह की ट्रेनिंग कराना चाह रहे हैं, किस इन्वायरमेंट में करा रहे हैं वगैरह। उसके बाद रहता है हार्ट रेट की रेगुलेशन। आपका हार्ट रेट जो है उसको क्या चीज़ रेगुलेट कर रही है, दो चीज़ें रेगुलेट कर रही होती हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वेगस नर्व्स के थ्रू एक्ट करता है और इसका काम है SA और AB नोड जो होते हैं इनकी इम्पल्सेस को कम कर देना, इनकी एक्टिविटी को कम कर देना, ठीक है। इन शॉर्ट ये क्या कराता है कि आपके हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसको ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि हार्ट रेट को या आपके हार्ट को स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। दूसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके उलट होता है, ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, स्टिमुलेट करता है आपके SA और AB नोड को। और ये किसके थ्रू एक्ट करता है, कार्डियक एक्सेलरेटर नर्व्स के थ्रू। वो कहाँ से, वो किसके थ्रू एक्ट कर रहा था, पैरासिम्पैथेटिक वेगस नर्व्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बीटा ब्लॉकेड एंड एक्सरसाइज हार्ट रेट बताया हुआ है कि बीटा ब्लॉकर्स का क्या रोल होता है। बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं ये मेडिसिन होती हैं जो कि आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या इफेक्ट होता है कि जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन एक्ट करती है, जो कि आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़ करती है। ये कम्पीट करते हैं इन दोनों से, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के साथ, और इस रिसेप्टर पे जाके एक्ट करते हैं और इससे क्या करते हैं, आपके हार्ट रेट को डिक्रीज़ कर देते हैं। सो आपकी मायोकार्डियल जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो कम हो जाती है। सो एक्सरसाइज के दौरान बीटा ब्लॉकर्स का बहुत रोल मेजर है, क्योंकि अगर कोई बंदा हाइपरटेंसिव है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का बंदा है तो उसे बीटा ब्लॉकर्स मेजर रोल प्ले करेंगे, उसको देनी पड़ेंगी। तो इस तरह आपके एक्सरसाइज के दौरान उस बंदे का सब मैक्सिमल या मैक्सिमल एक्सरसाइज वो बंदा कर रहा है तो उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेस्क्राइब जब करते हैं आप एक्सरसाइज तो बीटा ब्लॉकर्स मेजर रोल प्ले करती हैं। उसके बाद आ जाता है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। हार्ट रेट कैसे वेरी करता है, ये मैंने इसको शॉर्ट करके लिख दिया कि हार्ट रेट जब रेस्ट पे होता है आपका हार्ट रेट कम होता है। क्यों? क्योंकि आपका पैरासिम्पैथेटिक टोन एक्टिव है, ये मैंने आपको बता दिया। जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर जाता है। आप 200 बीट्स पर मिनट क्यों इंक्रीज़ कर रहा है? क्योंकि आपकी पैरासिम्पैथेटिक टोन जो है वो विदड्रॉ हो रही है। जब आपने एक्सरसाइज जो है वो अभी कंटिन्यू की है, आफ्टर दैट क्या होगा, लेटर इन एक्सरसाइज आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो गया, ठीक है। तो ये हार्ट रेट की वेरिएबिलिटी है। ये इतना सा था, मैंने कहा इतना बड़ा पैराग्राफ करने की क्या ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। हमने पढ़ा कार्डियक आउटपुट दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, एक हार्ट रेट पे डिपेंड कर रही है, दूसरा स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है स्ट्रोक वॉल्यूम। ये हम डिटेल से पढ़ चुके हैं पहले भी, प्री लोड पे, आफ्टर लोड पे और कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे। प्री लोड को हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं, आफ्टर लोड को हम एवरेज एओर्टिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो वही है, ठीक है। सो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को पहले डिटेल से पढ़ेंगे। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को आप प्री लोड कहते हैं। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है कि जब हार्ट पूरा फिल हो गया है, ठीक है, डायस्टोल के एंड पे जितना हार्ट के अंदर ब्लड है वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल, इसको हम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते हैं। नाम से पता चल रहा है। यहाँ पे एक लॉ एक्ट करता है जो कि है फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या कहता है कि जब आप हार्ट के अंदर जो है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जब आ जाता है, ठीक है, तो आपके मसल्स जो होते हैं, मसल फाइबर्स, वो क्या होते हैं, वो लेंथनड हो जाते हैं। जैसे एक रबर को आप खींचोगे तो उसके बाद जब आपने गुब्बारा फुलाया हुआ है, ठीक है, तो जब तक वो बंद है, ठीक है, यानी कि उसका हवा या जो कोई भी चीज़ है उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं है, तब तक क्या होगा कि टेंशन प्रोड्यूस हुई हुई है। कार्डियक फाइबर्स इसी तरह होते हैं कि जब वेंट्रिकल्स फिल हैं तो टेंशन प्रोड्यूस हो गया उसके अंदर, उसके जो फाइबर्स के अंदर, और जब आप उसको वाल्व खुलेगा, जो वाल्व होते हैं हार्ट के वो खुलेंगे और ब्लड बाहर निकलेगा, तो ये जो टेंशन है ये हेल्प आउट करेगी फोर्स प्रोडक्शन के अंदर, कि जैसे एक इलास्टिक को आप छोड़ो तो फ़ौरन से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएगी, तो जो टेंशन प्रोड्यूस होती है वो हेल्प आउट इसी तरह जो फाइबर्स हैं जब ये नॉर्मल पे आएंगे तो ये फोर्स प्रोडक्शन में हेल्प आउट करेंगे। यहाँ पे फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ये कह रहा है। अब जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है वो एक चीज़ पर डिपेंड करता है, वो है वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न अब किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वीनो कंस्ट्रक्शन पे। वीनो कंस्ट्रक्शन कैसे होती है कि जब आपका सिंपैथेटिक कंस्ट्रक्शन जो होती है, स्मूथ मसल्स जो होते हैं,
एक तो मसल्स की वजह से होते हैं, एक अपनी जो वेन्स होती हैं ना, वेन्स के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करता है और इनको कॉन्ट्रैक्ट कराता है वेन्स को, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि वीनस रिटर्न इंप्रूव होता है। दूसरी चीज़ है मसल पम्प। मसल पम्प क्या होता है कि मसल नॉर्मल में देखें कि वेन का जो साइज़ है वो ये है, ठीक है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सो वेन्स जो होती हैं वो ब्लड जो है वो पंप आउट करती हैं, ठीक है। कि वेन्स के ऊपर जब कंस्ट्रक्शन होती है, वीनो कंस्ट्रक्शन होती है तो ब्लड वापस जाता है। सो क्योंकि जो आर्टरीज़ होती हैं उनको कोई इशू नहीं होता ब्लड सप्लाई करने के अंदर, क्योंकि एक तो ग्रेविटी का इफेक्ट है, दूसरा उनके ऊपर इतना बड़ा पंप हमारा हार्ट लगा हुआ है जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है ऊपर से और वो ब्लड दे रहा है। अब वेन्स जो हैं उन्होंने जब ब्लड वापस लेके जाना है, एक तो एंटी ग्रेविटी लेके जाना है, ठीक है, और दूसरा उनके पास कोई पंप नहीं है, तो उनके लिए जो पंप है वो मसल्स हैं, ठीक है। जितनी आप एक्सरसाइज करोगे लोअर लिम्स की या किसी भी मसल्स की करोगे तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये वेन्स को ब्लड पंप आउट करने में, ऊपर लेके जाने में हेल्प आउट करते हैं। इसीलिए जो आपके काफ मसल्स हैं, सोलियस और गैस्ट्रोक्नीमियस, उनको पेरिफेरल हार्ट कह दिया जाता है। उसके बाद रहता है रेस्पिरेटरी पंप। रेस्पिरेटरी पंप जो होता है आपका जो थोरैक्स यानी कि चेस्ट का जो एरिया होता है वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज़ कर दिया जाता है, और एब्डोमेन का, अब टांगों से ब्लड आ गया, ठीक है, अब एब्डोमेन में प्रेशर इंक्रीज़ है, ठीक है, और थोरैक्स का डिक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि ब्लड मज़ीद ऊपर आ जाए, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस से ये ब्लड ऊपर जाता है। दूसरी चीज़ यह है कि आपको पता होना चाहिए कि मसल के अंदर, ये वेन्स के अंदर होते हैं ये वाल्व्स, ठीक है, ये वन वे होते हैं। अब ये तो नहीं कि जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ब्लड ऊपर जा रहा है तो ब्लड नीचे भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये वाल्व्स इसके अंदर मौजूद होते हैं कि ब्लड नीचे नहीं जाए, ये वन वे होता है, इसमें ब्लड आ सकता है ऊपर लेकिन इससे नीचे नहीं जा सकता किसी भी कंडीशन में। सो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ब्लड ऊपर ही जाएगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी पंप का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आ जाता है एओर्टिक प्रेशर। हमने कहा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। हमने अभी प्री लोड पढ़ लिया, ठीक है। प्री लोड के बाद आ जाता है आफ्टर लोड। इसको एओर्टिक प्रेशर या मीन आर्टीरियल प्रेशर को हम कहते हैं आफ्टर लोड, ठीक है। आफ्टर लोड क्या है? द प्रेशर जनरेटेड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल मस्ट एक्सीड द प्रेशर इन द एओर्टा। अगर आपने अपने लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा के अंदर जाना है तो उधर एओर्टा के अंदर अगर प्रेशर कम होगा तो जाएगा ना। अगर एओर्टा भी आगे से फोर्स लगाए, उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ से वेंट्रिकल्स कैसे भेजेंगे आगे ब्लड, ठीक है। सो प्रेशर डिफरेंसेस ही हैं सारी बॉडी के अंदर जो कि ब्लड सर्कुलेट करा रहे हैं। सो उसके अंदर प्रेशर कम होना चाहिए ताकि ब्लड आगे मूव करे। सो इस तरह होता है कि आपका ब्लड जो है ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से आगे चला जाता है, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो होती है वो है कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज़ होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्शंस पे 2 चीज़ों का रोल होता है। एक आपके कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस क्या करते हैं, यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये आपकी सेल्स के अंदर कैल्शियम की एंट्री को इंक्रीज़ कर देते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी क्रॉस ब्रिजेस जो होती हैं वो उनकी एक्टिवेशन इंक्रीज़ हो जाती है, फोर्स प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़ होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी रोल प्ले करता है कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल रेस्टिंग वैल्यू ये होती है और इंक्रीज़ कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो मज़ीद जो है कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल कहाँ पे है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी में। तो हमने 3 फैक्टर्स पढ़ लिए। प्रीलोड, ठीक है, उसके बाद प्रीलोड वीनस रिटर्न पे अफेक्ट करता है, वो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली। वीनस रिटर्न किस चीज़ों पे अफेक्ट करता है? वीनो कंस्ट्रक्शन, मसल पंप और रेस्पिरेटरी पंप। उसके बाद हमने आफ्टर लोड पढ़ा। आफ्टर लोड जो है उसके लिए आपको प्रेशर डिफरेंस ज़रूरी होता है। और आफ्टर लोड में आपको पता होना चाहिए कि जो वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं, वो प्रेशर उनका कम कैसे होगा? जब उनमें रेजिस्टेंस, जो आपकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो कम होगी, ठीक है। अगर वो रेजिस्टेंस आपको कम देंगी तब ब्लड आगे चला जाएगा आराम से, अगर ज़्यादा होगी तो फिर इशू होगा। उसके बाद तीसरी चीज़ कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, जिसमें आपके कैटेकोलामाइंस और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का रोल है। उसके बाद समरी है, समरी आप लोग पढ़ेंगे। अभी तक हमने जितना पढ़ा उस सब की समरी ये लिखी हुई है, ठीक है, कि कार्डियक आउटपुट इज़ इक्वल टू हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट पे 2 चीज़ें अफेक्ट करती हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और स्ट्रोक वॉल्यूम पे जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं वो है कॉन्ट्रैक्शन, प्रीलोड और आफ्टर लोड, ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और मीन आर्टीरियल प्रेशर। और जो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ था वो बता रहा था ना कि जब स्ट्रेच होते हैं कोई मसल तो फिर जो उसका इलास्टिक रिकॉइल है वो हेल्प आउट करता है फोर्स प्रोडक्शन में। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम यानी प्रीलोड पे भी अफेक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन में भी। ये दोनों जगह पे ये लॉ एप्लीकेबल है। उसके बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये कार्डियक हार्ट रेट पे भी अफेक्ट करता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ भी कराता है, ठीक है। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। और आप जो चीज़ है, कोई भी चीज़ जो है उसको इतना रट्टे वाली चीज़ रट्टा समझ के ना पढ़ा करें, उसका लिंक्स क्रिएट किया करें, स्टोरी बनाया करें अपने माइंड के अंदर, और इस तरह याद करने की कोशिश किया करें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर नहीं आई तो आप लोग रिपीट करके देख लें, क्योंकि क्वेश्चंस के तो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अगर आप कोई करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के अंदर कर सकते हैं।
बाकी इंस्टा ID मेंशन है। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।